नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। क्रिसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो में दोस्तों बात करेंगे नई शिक्षक भर्ती के बारे में। एलटी ग्रेड भर्ती का विज्ञापन दोस्तों फाइनली जारी हो चुका है। इसका कुछ समय पहले हमने आपको सूचना दी थी कि एलटी ग्रेड भर्ती का विस्तृत विज्ञापन 28 जुलाई को जारी हो जाएगा और फॉर्म भरने दोस्तों स्टार्ट हो चुके हैं। तो आप भी पीछे ना हटे, तुरंत फॉर्म भर ले क्योंकि बहुत बढ़िया मौका दोस्तों निकल कर आ रहा है। कुल पद 7466 रहने वाले हैं। आज इसकी योग्यता, आयु सीमा, सिलेबस, परीक्षा पैटर्न जो कि थोड़ा चेंज हो चुका है उसके बारे में दोस्तों चर्चा करेंगे। कौन कौन कर सकता है अप्लाई, इसके बारे में चर्चा करेंगे। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। बात करेंगे दोस्तों उत्तर प्रदेश एलटी भर्ती, एलटी ग्रेड भर्ती, इसका विज्ञापन फाइनली दोस्तों जारी कर दिया है आयोग ने। काफ़ी समय से दोस्तों इस परीक्षा का वेट हो रहा था, काफ़ी समय से इस विज्ञापन का वेट हो रहा था। 7 साल के बाद दोस्तों विज्ञापन निकल कर आ रहा है। सहायक अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी पुरुष महिला शाखा परीक्षा 2025 ऑनलाइन आवेदन दोस्तों स्टार्ट हो चुके हैं 28/7/2025 और जो अंतिम तिथि रहने वाली है वो रहने वाली है 4 सितंबर 2025। अंतिम तिथि के चक्कर में ना पड़े, पहले आपको ओटीआर कराना पड़ेगा, उसके बाद फिर 2 दिन का समय आपको मिलेगा फाइनल करने में इस फॉर्म को। तो इसलिए पहले आप ओटीआर करवा ले टाइमली, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। तो पहले आप ओटीआर करें, उसके बाद फिर आप अपना आवेदन दोस्तों यहाँ पर कर सकते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों जो इसके मुख्य बिंदु उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले अगर देखा जाए शुल्क की बात करें तो शुल्क अगर आप अनारक्षित श्रेणी या फिर ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस से आते हैं तो फिर आपको 125 रुपये पड़ेगा। अगर आप SC/ST से बिलोंग करते हैं तो 65, दिव्यांगजन में आपका 25 रुपये पड़ने वाला है। भूतपूर्व सैनिक में दोस्तों आपको 65 रुपये। और अगर आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित या महिलाएं या कुशल खिलाड़ी हैं तो अपनी मूल श्रेणी के अनुसार, ठीक है। अब ध्यान रखेंगे दोस्तों कि यहाँ पर रिक्तियों की जो संख्या रहने वाली है वो रहने वाली है 7466, जिसमें राजकीय विद्यालयों के अंतर्गत पुरुष शाखा में 4860 हैं, जबकि महिला शाखा के लिए 2525 हैं। इसमें एक दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग भी है, उसके अंतर्गत 81 पद हैं। अभी इनके बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ पर आपका जो वेतनमान है वो दोस्तों वो है लेवल 7 ग्रेड पे 4600, अच्छा खासा है, ठीक है। आरक्षण की बात करें तो यहाँ पर आरक्षण केवल और केवल उत्तर प्रदेश की SC/ST से अगर आप बिलोंग करते हैं, ओबीसी से बिलोंग करते हैं या फिर ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो उनको ही दोस्तों यहाँ पर आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। अन्य राज्यों के अभ्यर्थी भी यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे, लेकिन वे सामान्य कैटेगरी में अप्लाई करेंगे। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा क्योंकि आरक्षण का लाभ और केवल राज्य के ही जो कर्मी हैं या राज्य के ही जो आरक्षण मतलब कि जो जातियों में बिलोंग करते हैं उनको ही यहाँ पर आरक्षण दोस्तों यहाँ पर मिलेगा। तो उत्तर प्रदेश के SC/ST ओबीसी को यहाँ पर आरक्षण दोस्तों मिलने वाला है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक केस चल रहा है जो कि बेसिकली उत्तर प्रदेश में बोला गया था कि जो सीधी भर्ती है तो महिलाओं को जो आरक्षण मिलता है वो उत्तर प्रदेश की मूल निवासी महिलाओं को मिलेगा, लेकिन फिलहाल अभी वहाँ पर हाई कोर्ट है, उसके द्वारा उसको उस चीज़ को विलोपित किया गया। उसके अगेंस्ट में सरकार कोर्ट में गई है, तो फिर अभी वो मामला चल रहा है। तब तक वो जो मामला है वो न्यायालय के अधीन रहेगा, यहाँ पर ये बताया गया। तो फिलहाल महिला अभ्यर्थी के लिए अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। तो OTR दोस्तों आपको इसमें करवाना जरूरी है, ठीक। अब बात करेंगे दोस्तों शैक्षिक अर्हताओं की। तो शैक्षिक अर्हता एक बार विषयवार दोस्तों देख लेते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों यही है कि जो सबकी शैक्षिक अर्हता क्या रहने वाली है। तो शैक्षिक अर्हता की बात करें, जैसे अगर आप सहायक अध्यापक हिंदी बनना चाहते हैं तो आपने ग्रेजुएशन होना चाहिए हिंदी के संग और 12th में आपकी संस्कृत होनी चाहिए, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और इसके अलावा प्लस BEd। इसमें कोई भी टैट नहीं मांगा गया है, कोई भी सेंट्रल टैट नहीं मांगा गया है, ध्यान रखना। कोई भी न्यूनतम परसेंटेज का मानक नहीं है कि आपको कितने परसेंटेज चाहिए ग्रेजुएशन में या BEd में, इस तरह का कोई मानक नहीं है। यही दोस्तों आपकी अनिवार्य शैक्षिक अर्हता है। सिंपली आपने ग्रेजुएट में हिंदी पढ़ा होना चाहिए, यानी कि ग्रेजुएट से आप स्नातक, हिंदी से स्नातक हो और प्लस BEd की उपाधि और साथ में 12th में संस्कृत होना चाहिए दोस्तों यहाँ पर है, ठीक है। इसके अलावा अंग्रेजी की बात करेंगे तो फिर आपने ग्रेजुएट होना चाहिए अंग्रेजी साहित्य के संग और इसके अलावा BEd। ऐसे ही सहायक अध्यापक गणित की दोस्तों बात करेंगे तो ग्रेजुएट होना चाहिए गणित के संग और साथ में BEd। विज्ञान के लिए दोस्तों यहाँ पर आपने भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान चाहिए, यहाँ पर फिजिक्स और केमिस्ट्री चाहिए होगी ग्रेजुएशन में और साथ में BEd। इसमें और कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, ठीक है, ना कोई टैट है, कोई भी अलग से एक्स्ट्रा आपसे नहीं मांगा गया है। बहुत बढ़िया दोस्तों यहाँ पर ये योग्यता रहने वाली है। समकक्ष अर्हता वाला विवाद इन्होंने हटा दिया, समकक्ष वर्ड ही इन्होंने हटा दिया है। ऐसे अगर आप LT SST सामाजिक विज्ञान दोस्तों बनना चाहते हैं तो फिर इसके लिए आपको इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, इनमें से किन्हीं 2 विषय में अगर आपने BA किया हुआ है, ग्रेजुएशन किया हुआ है प्लस साथ में BEd, कोई दिक्कत नहीं है। असिस्टेंट टीचर अगर आप कंप्यूटर बनना चाहते हैं तो आपको BE BTech अगर आपने कंप्यूटर साइंस में किया हुआ है प्लस BEd तो हो जाएगा। ग्रेजुएशन कंप्यूटर साइंस में किया हुआ है प्लस BEd हो जाएगा। ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर एप्लीकेशन किया हुआ है प्लस BEd। ग्रेजुएशन डिग्री अलॉन्ग विथ A लेवल कोर्स इन फ्रॉम नाइलिट तो चल जाएगा। इसके अलावा अगर आपने BTech प्लस MCA किए हुए हैं, ठीक है, और प्लस BEd होना चाहिए तो वो चल जाएगा। तो ये यहाँ पर दोस्तों क्वालिफिकेशन रहने वाली है। फिर उर्दू के लिए, उर्दू में स्नातक और प्लस BEd। जीव विज्ञान में ध्यान रखेंगे
कि यहाँ पर जूलॉजी और बॉटनी के संग आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए और प्लस यहाँ पर बीएड हो जाएगा। संस्कृत के लिए ग्रेजुएशन संस्कृत से और इसके अलावा बीएड। इसके अलावा बात करेंगे कला की, तो कला में आप जानते हैं दोस्तों, अगर आपने एक विषय के रूप में कला के संग स्नातक की उपाधि होनी चाहिए, ओके, एंड प्लस आपका बीएड होनी चाहिए। तो बीएड तो यहाँ पर आपसे मांगा ही मांगा जाएगा। संगीत में भी संगीत से अगर आपने स्नातक किया हुआ है प्लस दोस्तों यहाँ पर बीएड हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा हम इसको जल्दी में बताएंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर वाणिज्य, तो वाणिज्य के संग दोस्तों आपकी ग्रेजुएट प्लस बीएड, तो बहुत आसान सी इसमें योग्यताएं रखी गई। शारीरिक शिक्षा है तो वही शारीरिक शिक्षा प्लस आपसे बीपीएड या बीपी जो भी मांगा जाएगा। गृह विज्ञान में गृह विज्ञान के संग स्नातक उपाधि प्लस बीएड। ऐसी कृषि की बात करें तो कृषि में आपका ग्रेजुएट और देन प्लस बीएड। अब कृषि के पद के लिए केवल पुरुष अभ्यर्थी पात्र है क्योंकि वहाँ पर केवल पुरुष शाखा में रिक्ति आई है। फिर एक दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग है, उसके अंतर्गत पद हैं, वहाँ पर भी दोस्तों यहाँ पर योग्यता का वर्णन दिया गया है। तो इसमें वही है कि आपने संबंधित विषय में स्नातक की उपाधि होनी चाहिए। साथ में फिर आपका आरसीआई यानी कि भारतीय पुनर्वास परिषद है, यहाँ पर पंजीकरण दोस्तों मांगा गया है। और फिर इसके अलावा दोस्तों जैसे कि ब्रेल पद्धति है, क्योंकि अगर आप मान लेते हैं दृष्टिबाधित को पढ़ाएंगे तो फिर उसका आपको ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही अगर आप मूक बाधित को पढ़ाएंगे तो उससे संबंधित आपसे यहाँ पर ज्ञान मांगा गया है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, और साथ में इसमें विशिष्ट बीएड की उपाधि मांगी गई सब में। तो दिव्यांग सशक्तिकरण के अंदर आपके 3 टाइप के टीचर्स हैं, उनके लिए आपकी योग्यताएं मांगी गई है, ठीक है। अधिमानी अर्थ मतलब अगर आपने प्रादेशिक सेना में आपने 2 वर्ष की अवधि की सेवा की हो तो आपको अधिमान मिल जाएगा। और इसके अलावा आपने अगर एनसीसी से बी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो तो आपको अधिमान मिल जाएगा। अब दोस्तों बात करेंगे आयु सीमा की, तो आयु सीमा दोस्तों आपकी रहने वाली है 21 वर्ष से 40 वर्ष, यानी कि आपको न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष होगा अगर आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं। लेकिन अगर आप यूपी के एससी एसटी में बिलोंग करते हैं, ओबीसी में बिलोंग करते हैं, या फिर आप वहाँ के सरकारी टीचर हैं या फिर कोई सरकारी कर्मचारी हैं, तो फिर आपको 5 साल की छूट मिल जाएगी। अधिकतम आयु सीमा में 55 साल रहने वाली है दिव्यांगजन के लिए। तो ये दोस्तों यहाँ पर अभी फ़िलहाल प्रावधान दोस्तों यहाँ पर किया गया है, ओके। तो ये दोस्तों यहाँ पर रहने वाला है, बाकी आप देख लीजिएगा, ठीक है। अभी तो फिलहाल 21 से 40 ही, 21 से 40 में अब 40 से ऊपर तो नहीं बोल रहे हैं कि बढ़ेगी अभी, मतलब यह है कि विज्ञापन में तो नहीं किया गया है, हो सकता है कि आगे जाके 40 से ऊपर यहाँ पर बढ़ाई जाए सरकार के द्वारा। फिलहाल तो विज्ञापन में दोस्तों यहाँ पर यही है, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा दोस्तों कि आपकी प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोस्तों यहाँ पर होने वाली है। परीक्षा 2 चरणों में होने वाली है। तो पहले प्रारंभिक आरक्षण के आधार पर आपका मुख्य परीक्षा का रिजल्ट होगा और 15 गुना अभ्यर्थियों को दोस्तों मुख्य परीक्षा में सम्मिलित किया जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपकी जो प्रारंभिक परीक्षा है दोस्तों वो वस्तुनिष्ठ प्रकार की होने वाली है, यानी कि एमसीक्यू टाइप, ठीक है। एमसीक्यू टाइप होगी और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होने वाली है, नेगेटिव मार्किंग होगी और 1/3 अंक आपका काट लिया जाएगा, ठीक है। इसके बारे में भी अभी चर्चा करेंगे। लेकिन अगर आप मुख्य परीक्षा की बात करें तो वो आपकी सब्जेक्टिव टाइप होने वाली है, परंपरागत प्रकार की, जैसे कि आप लॉन्ग आंसर देते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोस्तों उसमें होने वाले हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा अलग सा दोस्तों हिसाब है, ठीक। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपका मिनिमम एफिशिएंसी स्टैंडर्ड भी है। कहने का मतलब है कि न्यूनतम दक्षता मानक भी यहाँ पर निर्धारित किया गया है। कहने का मतलब है कि अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 40% अंक लाना अनिवार्य है, प्रारंभिक परीक्षा में भी और मुख्य परीक्षा में भी। पहले प्रारंभिक परीक्षा पास करोगे, 40% अंक लाओगे, अगर इससे कम लाओगे तो डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, मेरिट में कंसीडर ही नहीं होगे, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो 35% अंक लाना अनिवार्य होगा, ठीक है। 35% अंक पहले प्रारंभिक परीक्षा में लाओगे, फिर उसके बाद 35% अंक मुख्य परीक्षा में भी लाना होगा, अदरवाइज डिस्क्वालीफाई कर दोगे, मेरिट में कंसीडर नहीं किया जाएगा। लेकिन ध्यान रखना है कि 35% अंक लाते हो तो इसका अर्थ ये नहीं कि सेलेक्ट हो जाओगे, सेलेक्ट नहीं होगे, बस ये रहेगा कि आपको आगे मेरिट में कंसीडर किया जाएगा। अगर आपके मार्क्स अच्छे होंगे तो फिर आपको नाम भी आ जाएगा, ठीक है। लेकिन मिनिमम इतने अंक लाना यहाँ पर अनिवार्य है दोनों पेपर में, ये चीज़ दोस्तों यहाँ पर ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब दोस्तों बात करेंगे इसके परीक्षा पैटर्न की। सबसे पहले हम बात करेंगे जो आपके LT ग्रेड पुरुष और महिला शाखा वाला जो है नॉर्मल, उसका आपका क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले आपकी दोस्तों क्या होने वाली है, प्रथम चरण में प्रारंभिक परीक्षा होने वाली है, फिर प्रारंभिक परीक्षा पास करके आप मुख्य परीक्षा में बैठेंगे। जो प्रथम चरण प्रारंभिक परीक्षा है उसमें आपका केवल और केवल एक प्रश्न पत्र आएगा आपके सामने, जिसमें आपसे सामान्य अध्ययन और आपका जो सब्जेक्ट है वो दोस्तों आपसे पूछा जाने वाला है, ठीक है। इसमें सामान्य परीक्षा जो होने वाली है या उसमें वो आपकी कैसे रहने वाली है, ऑब्जेक्टिव टाइप दोस्तों रहने वाली है। इसमें बेसिकली आपसे जनरल नॉलेज के 30 प्रश्न पूछे जाएंगे और आपके सब्जेक्ट के 120 प्रश्न दोस्तों यहाँ पर पूछे जाएंगे, यानी कि कुल मिला के आपसे 150 प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा, यानी कि 300 मार्क्स का आपका ये पेपर रहने वाला है। अब 300 मार्क्स का पेपर है, हर सही उत्तर के लिए 2 अंक मिलेंगे, हर गलत उत्तर के लिए 2/3 अंक माइनस हो जाएंगे। जैसे मैंने पहले बोला कि 1/3 अंक यहाँ पर कटेंगे।
2 घंटे दोस्तों आपको इसके लिए मिलने वाले हैं। इस 300 अंक में से आपको 40% अंक दोस्तों लाना अनिवार्य है। अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो 4 3 12 यानी कि 120 प्लस अंक आपको दोस्तों यहाँ पर लाने पड़ेंगे, तभी जाके आप मेरिट के लिए कंसिडर होंगे। फिर इसके बाद आप अगले चरण पे पहुँच पाएंगे, ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। वहीं अगर आप दोस्तों अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो फिर आपको 35% अंक लाना यहाँ पर अनिवार्य होगा। ओके, तो ये दोस्तों आपका यहाँ पर रहेगा। इसके अलावा चीज़ ध्यान रखेंगे कि आपका इसमें सब्जेक्ट दोस्तों बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि अगर आप देखें तो 30 गुणा 2 यानी कि 60 अंक की आपकी जनरल स्टडी आने वाली है। सामान्य दिन जनरल स्टडी में दोस्तों सभी होगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, है ना, पॉलिटिकल साइंस, सभी दोस्तों इसमें होने वाला, बहुत लंबा चौड़ा है। जबकि बाकी देखा जाए तो 120 गुणा 2 यानी कि 240 मार्क्स का आपका सब्जेक्ट आने वाला है। तो सब्जेक्ट को दोस्तों यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंस देनी है अपने। अब ध्यान रखना है कि दोस्तों कि जहाँ पर आपका एक ही सब्जेक्ट मांगा गया है, जैसे कि भाई LT गणित वाले हैं, गणित मांगा गया है तो 120 नंबर का या 120 क्वेश्चन केवल और केवल गणित के होंगे वहाँ, ठीक है। वहीं अगर LT साइंस की बात करें तो वहाँ पर आपका क्या है, फिजिक्स भी और केमिस्ट्री भी है, तो 60 क्वेश्चन फिजिक्स के, 60 क्वेश्चन केमिस्ट्री के रहने वाले हैं। LT SST की बात करें तो वहाँ पर आपके 4 हैं, तो 4 है तो 4 खंड होंगे, लेकिन उनमें से किसी 2 के ही आंसर देने होंगे। जैसे कि अगर आप ज्योग्राफी और मान लेते हैं अर्थशास्त्र वाले हो तो फिर आपको ज्योग्राफी और अर्थशास्त्र के 60-60 क्वेश्चन करने पड़ेंगे अटेम्प्ट। तो यहाँ पर यही लिखा गया है कि अगर आप मान लेते हैं सहायक अध्यापक सामाजिक विज्ञान के हैं तो आपके वहाँ पर 4 खंड आपको दिए होंगे, जिनमें से जैसे भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र। तो मान लेते हैं आपने भूगोल और इतिहास से किया हुआ है BA, तो आप भूगोल और इतिहास के 60-60 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पर रहने वाला है पैटर्न प्रारंभिक परीक्षा का। इसके बाद जब प्रारंभिक परीक्षा पास कर लेंगे तो फिर मुख्य परीक्षा रहेगी, उसमें आपके केवल और केवल सब्जेक्ट की दोस्तों एग्जाम होने वाला है। तो जिसमें आपका एक प्रश्न पत्र रहेगा, इसमें प्रश्नों की संख्या रहेगी कुल मिला के 20 क्वेश्चन में से 10 आपके शॉर्ट आंसर होंगे, 10 आपके लॉन्ग आंसर टाइप होंगे, यानी कि लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय। अब ये 10 प्रश्न होंगे, इसमें हर क्वेश्चन 8 मार्क्स का होगा, यानी कि 80 मार्क्स इसको चले गए, और यहाँ पर हर क्वेश्चन होगा 12 मार्क्स का, तो 120 मार्क्स इसको हो गए, यानी कि कुल मिला के आपका 200 मार्क्स का दोस्तों ये परीक्षा होने वाली है। ये लिखित परीक्षा है पूरी की पूरी, जैसे कि पेन एंड पेपर वाली क्वेश्चन होते हैं, जैसे आप कॉलेज में एग्जाम देते हैं। तो इसमें आपके शब्दों की सीमा भी लिखी हुई है कि भैया अगर आपका लघु उत्तरीय प्रश्न है तो उत्तरों की सीमा 125 होगी, और यहाँ पर अगर आपका दीर्घ उत्तरीय है तो उसमें 200 की सीमा होगी। तो कहने का मतलब है कि ये आपकी पूरी परंपरागत प्रकार की होने वाली है। तो अगर आप देखें तो यहाँ पर 200 मार्क्स में भी पूरा का पूरा जो सब्जेक्ट है वो दोस्तों मैटर करने वाला है। ओके, और इसके अलावा ऊपर अगर आप देखें तो भी अगर आप देखें तो भैया वहाँ पर भी 240 मार्क्स का सब्जेक्ट मैटर कर रहा है। तो कुल मिला के 440 मार्क्स तो आपके सब्जेक्ट से ही यहाँ पर से निकल कर आ रहे हैं। देखा जाए तो कुल पेपर आपका 300 मार्क्स प्लस 200 मार्क्स यानी कि 500 मार्क्स का है, और इसमें से केवल 60 नंबर का सामान्य अध्ययन है। बाकी देखा जाए तो आपका सब्जेक्ट ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप अपने सब्जेक्ट में बहुत बढ़िया हो तो आपका ये एग्ज़ाम दोस्तों निकल जाएगा। आपको कुछ भी ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। सामान्य अध्ययन केवल 60 मार्क्स का आने वाला है, जिसको भी आप बहुत ज़्यादा उसका सिलेबस है, चाहे उसको जितना ही पढ़ लो तब भी उतने ही मार्क्स आएंगे। तो उस पर ज़्यादा मेहनत ना करके अपने सब्जेक्ट पे बहुत अच्छी यहाँ पर पकड़ अगर आप बना लेंगे तो आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा। वहीं दिव्यांगजन की बात करें तो यहाँ पर भी दोस्तों आपके 2 चरण है। प्रथम चरण प्रारंभिक परीक्षा सेम वही रहने वाली है, फिर द्वितीय चरण है, लेकिन द्वितीय चरण में यहाँ पर आपके 2 प्रश्न पत्र रहने वाले हैं, क्योंकि वहाँ पर आपका थोड़ा जैसे ब्रेल लिपि और इससे संबंधित है, तो दोस्तों विशिष्ट अर्थ है उसके भी टेस्ट दोस्तों यहाँ पे लिए जाएंगे। यही दोस्तों आपका पैटर्न आपके अन्य में भी रहने वाला है, ठीक है। तो मेन हमारा यही है कि जो हम विशिष्ट B.Ed वाला की हम बात करेंगे तो वहाँ पर जो मुख्य परीक्षा है वहाँ पर आपके 2 प्रश्न पत्र यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। अब दोस्तों बात करेंगे इसके सिलेबस की। तो सिलेबस अगर आप ध्यान से देखें तो दोस्तों यहाँ पर जो सिलेबस है वो वही है जो कि पहले भी LT ग्रेड भर्ती का हुआ करता था, और इवन इसका जो प्रारंभिक परीक्षा का पैटर्न है वो भी वही है जो कि पहले भी LT ग्रेड भर्ती का हुआ करता था। पहले LT ग्रेड भर्ती की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर सेम वही हुआ करता था पैटर्न की आपसे 30 मार्क्स का सामान्य अध्ययन और 120 मतलब कि 30 क्वेश्चन सामान्य अध्ययन के 120 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के पूछे जाते थे। कुल मिला के 150 क्वेश्चन का पेपर होता था 300 मार्क्स का, और इसी के आधार पर सिलेक्शन हो जाता था। लेकिन अब इन्होंने यहाँ पर मुख्य परीक्षा को भी जोड़ दिया है। तो प्रारंभिक परीक्षा का पैटर्न सेम टू सेम है, और मुख्य परीक्षा में केवल और केवल आपकी सब्जेक्टिव यानी कि आपके सब्जेक्ट में आपको कितनी नॉलेज है या कितनी अच्छी नॉलेज है उसकी यहाँ पर परीक्षा होने वाली है। तो
तो वो दोस्तों इसमें एक्स्ट्रा इन्होंने पैटर्न जोड़ा है, वरना पहले केवल प्री के आधार पर ही सिलेक्शन हो जाता था। अब सिलेबस भी वही है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। सिलेबस भी देखा जाए तो वही है, और दोनों के लिए, चाहे आपका प्री हो चाहे मेंस हो, इसके लिए यही सिलेबस रहने वाला है। जैसे भूगोल है तो भूगोल में आप देख सकते हैं भौतिक भूगोल, स्थल मंडल, वायुमंडल, जलमंडल, जैव मंडल, मानव भूगोल, ठीक है, मानव अधिवास, आर्थिक भूगोल, भारत भूगोल, ठीक है, ये सब आप पढ़ते हैं। ऐसे इतिहास में दोस्तों ये सब चीज़ें पढ़ते हैं। अब फिलहाल इसको सिलेबस को डिस्कस नहीं करेंगे, आप सब लोग अपने सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हैं, आप जानते हैं भाई क्या क्या आता है। तो ये आपका सिलेबस, अब ये सिलेबस आपका चाहे प्री हो चाहे मेंस हो, आपको यही पढ़ना है, इसी पे ही मेहनत करनी है। ऐसा कुछ नहीं है कि भैया प्री के लिए कुछ अलग है, मेंस के लिए कुछ अलग है। तो बहुत इसको आसान बना रखा है, योग्यता भी बड़ी आसान बना रखी है, सिलेबस भी बड़े आसान बना रखा है। परीक्षा पैटर्न में भी आपका आसानी है, बस एक मुख्य परीक्षा को लेकर थोड़ा सा विवाद है कि यार इस तरह की वस्तुनिष्ठ बना के इसको लॉन्ग आंसर टाइप बना दिया। लेकिन अगर पढ़ने वाला अगर सही से अपना सब्जेक्ट पढ़े और इसको एज ए कॉलेज पेपर की तरह पे लेता है तो फिर भैया बहुत अच्छा उसका रिजल्ट यहाँ पर आ सकता है। बस थोड़ा सा जो आपका लॉन्ग आंसर टाइप है उन पे थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। हालांकि पहले तो आपका मेन एम रहना चाहिए कि जो प्रारंभिक परीक्षा है वो किस तरह से निकले, वो तो आपकी ऑब्जेक्टिव टाइप ही रहेगी। इसमें फिर देखिए अर्थशास्त्र है, सेम वही सिलेबस है, और ये सिलेबस आपका बस बिल्कुल फिक्स है और लिमिटेड सिलेबस है। ऐसा नहीं कि बस ईरान तुरान का बस जोड़ दिया, जैसे कि उत्तराखंड एलटी में जोड़ दिया भाई ईरान तुरान का। उत्तराखंड एलटी में गणित वालों का के संग तो काफ़ी इन्होंने अन्याय टाइप का किया हुआ है, या एलटी के हर छात्र के संग अन्याय किया हुआ है। लेकिन यहाँ पर जो सिलेबस है काफ़ी लिमिटेड है। जैसे कि अगर आपको एलटी गणित बनना है, खाली आपको मैथ्स पढ़नी है और ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है, थोड़ा बहुत सामान्य अध्ययन पढ़ेंगे, बस खाली आपको अपने सब्जेक्ट पे फोकस करना है। उत्तराखंड में एलटी गणित बनना है तो भैया आपको एलटी गणित का पूरा गणित पढ़नी है ईरान तुरान की, उसके बाद फिजिक्स भी पढ़नी है पूरी ईरान तुरान की, पूरी नीचे से लेकर ऊपर तक की। फिर आपको वहाँ पैडागोजी, एकेडमिक एप्टीट्यूड भी पूरा ईरान तुरान का पढ़ना है, उसके अलावा सामान्य अध्ययन पढ़ना है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपका एक लिमिटेड सिलेबस है और आपके लिमिटेड जो चीज़ है उसी की दोस्तों यहाँ पर ली जा रही है, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी एक अच्छा पैटर्न है। फिर वहाँ पर कई सारी चीज़ें और एक्स्ट्रा भी मांगी जाती हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, जैसे विज्ञान है तो विज्ञान में जैसे भौतिक है, भौतिक का ये आपका सिलेबस रहने वाला है। रसायन विज्ञान का दोस्तों सिलेबस रहने वाला है और ये फिक्स है, इतना ही इनमें से आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। वनस्पति विज्ञान, तो ये दोस्तों आपका सिलेबस रहने वाला है। इसको हमने दोस्तों अपने टेलीग्राम चैनल पर पहले ही अपलोड कर दिया है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को तुरंत ज्वाइन कर लीजिए, लिंक अबाउट सेक्शन में दोस्तों दिया हुआ है, वहाँ से दोस्तों आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप सामान्य अध्ययन के पाठ्यक्रम को भी देख लीजिए, उसमें क्या क्या आएगा। जो आपका 60 मार्क्स का आने वाला है, 30 क्वेश्चन दोस्तों इसमें से आएंगे। तो देखिए क्या आएगा, भारत का इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन, भारत और विश्व का भूगोल, इसके अलावा भारतीय राजनीति, वही है दोस्तों, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सब। भारतीय अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमिक्स भी आएगी, ओके। और देखिए क्या क्या इसमें आने वाला है, एक बार देख लेते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको करंट अफेयर्स भी दोस्तों आने वाली है, सब समय की घटना, भारतीय कृषि भी आएगी, सामान्य विज्ञान भी आएगा, जनरल साइंस दोस्तों आती है। इसके अलावा दोस्तों आपसे प्रारंभिक गणित भी पूछी जाएगी, हाई स्कूल स्तर की अंकगणित, बीजगणित और रेखा गणित। तो गणित के अभ्यर्थी यहाँ पर भी अंक मार सकते हैं, तो एक उनके लिए एक अच्छा मौका दोस्तों यहाँ पर निकल के आ रहा है, ठीक है। बाकी फिर ये विशिष्ट जो शिक्षक बनेंगे उनके लिए दोस्तों यहाँ पर सिलेबस रखा गया है, ठीक है। अब बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर पदों की, तो देख लीजिए पदों कितने हैं। अगर मैं बात करूँ तो देखिए प्रशिक्षित, ये आपके महिला और पुरुष शाखा में आप देख सकते हैं। तो ये सामान्य के लिए है, तो यहाँ पर देखेंगे जो कुल पदों की संख्या है दोस्तों यहाँ पर 4860 है। फिर इसके बाद दिव्यांगजन है तो उनके लिए दोस्तों यहाँ पर जो पदों की संख्या है वो 189 है। फिर इसके बाद दोस्तों अगर महिला शाखा की बात करें तो यहाँ पर जो पदों की संख्या है कुल मिला के 2525 है। वहीं दोस्तों फिर दिव्यांगजन है तो उनके लिए भी दोस्तों यहाँ पर पदों की संख्या अगर आप देखें तो 93 दोस्तों यहाँ पर दिखाई दे रही है। फिर इसके बाद दोस्तों फिर जो दिव्यांगजन विभाग है वहाँ पर दोस्तों अगर आप देखें तो कुल पदों की संख्या यहाँ पर 43 है, एक टाइप की टीचर की। फिर दूसरे टाइप की जो टीचर्स हैं उनकी जो है वो 25 है। और इसी तरह से दोस्तों यहाँ पर आप पदों की संख्या देखें तो यहाँ पर आपकी 13 दी गई है। तो आप देख सकते हैं कि हर सब्जेक्ट में आपको यहाँ पर कोई ना कोई मौका मिलने वाला है। खासकर दोस्तों अगर बात करें जैसे गणित है तो गणित में दोस्तों आपके अच्छे पद यहाँ पर दिख रहे हैं। ऐसे ही साइंस में अच्छे पद हैं, कंप्यूटर में बहुत अच्छे यहाँ पर पद हैं, 1000 से ऊपर यहाँ पर पद हैं। साइंस में तो 1300 से ऊपर यहाँ पर पद निकले हैं, जिसकी हमने सूचना आपको पूर्व में भी दी थी। तो आज की वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही। इसमें दोस्तों अन्य कोई क्वेरी होगी इसके लिए आप जरूर हमें मैसेज कर सकते हैं, इसमें आगे इस पर चर्चा करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।